गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 10 अगस्त है और आज हम फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन के जो आर्टिकल होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। और देखो, आपको पता है कि 2 दिन का एक साथ में करते हैं और अगले 2 दिन का हम एक साथ में करते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, इस नाम से आपको पीडीएफ है यहाँ पे मिल जाएगी। और देखो, आज काफ़ी सारे आर्टिकल हैं। वैसे तो इसके अंदर 8 आर्टिकल मैंने डाले हैं, उसके अलावा भी 2-3 और हैं जो इम्पोर्टेंट कम हैं, लेकिन उसको आप मेंस के अंदर किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो, या फिर छोटी-छोटी जो हमारे वैल्यू एडिशन तरीके से हम करते हैं हमेशा, तो वो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। मैंने देखा है कि जो आप आंसर वगैरह लिख रहे हो, जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं, तो वो आंसर वगैरह लिख रहे हो, तो वो काफ़ी लोग हैं, तो पीआईबी के जो डिस्कशन के द्वारा हम देखते हैं कि कुछ कमेंट मतलब कुछ रिपोर्ट वगैरह हो गई या फिर कुछ डेटा वगैरह हो गए या कुछ कुछ ऐड करते रहते हैं, तो उनको आप ऐड करते रहते हो, ये मुझे मुझे देखने को मिला था। तो देखो, अभी 15 अगस्त के लिए फ्रीडम 20 है, ये ऑफर चल रहा है आपके लिए, और आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 20% डिस्काउंट है। और जैसे आंसर राइटिंग हो गया, या फिर जैसे प्री और मेंस के लिए अलग से चल रहा है, फिर हिंदी लिटरेचर हो गया, या फिर तिगड़म कोर्स है। तिगड़म कोर्स के अंदर क्या है कि यदि आपको जीएस के अंदर आंसर निकालने के अंदर परेशानी होती है, यदि 50-50 है किसी आंसर के अंदर, जैसे 4 ऑप्शन के अंदर से 2 तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, 2 बाकी रहते हैं, तो ऐसे कोई डाउट रहता है कि, या फिर आपको आइडिया ही नहीं है कि 4 में से कौन सा सही हो सकता है, तो उसको भी है ना निकालने का तरीका है कि यूपीएससी किस माइंडसेट के साथ में क्वेश्चन बनाती है। तो वो श्रवण सर हैं जो आईएफएस के अंदर सेलेक्टेड हैं, 2 बार सेलेक्टेड हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी दिए हैं, सीएससी के भी दिए हैं, आईएफएस के भी दिए हैं। और देखो, हिंदी लिटरेचर है, श्याम सर हैं, ये सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। और एनवायरमेंट है, या फिर कॉम्बो कोर्सेज हैं, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके देख सकते हो। और डेमो लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएंगे हमारी कॉलिंग टीम के, तो वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। आज देखो, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पहला आर्टिकल है हमारा। ये प्रॉपरली मेंस के लिए है, प्री के लिए अंदर इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। और एक चीज मिल सकती है, जैसे कि इसकी रैंकिंग वगैरह और ये सब है, तो थोड़ा बहुत वो भी दे रखा है, लेकिन प्रॉपरली मेंस के लिए है। देखो, आज क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से होता है ये आपको पता होगा। जैसे बंजर भूमि है तो अतिचारण वगैरह, अति पशुचारण वगैरह, जिसको आप ओवर ग्रेजिंग कहते हो इंग्लिश के अंदर, तो वो ओवर ग्रेजिंग हो गया। या फिर जो मरुस्थलीकरण है तो उसका विस्तार वगैरह हो रहा है। बंजर भूमि है, जो उर्वरक वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह हम बहुत ज्यादा यूज में ले रहे हैं, उन वजह से आपको पता है कि ये बंजर भूमि है या लैंड डिग्रेडेशन है, वो होता है। और उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि एक बोन चैलेंज है, तो उसके तहत हमने किया है, कोशिश की है कि इसको कम करेंगे। ठीक है। यूएनसीसीडी वगैरह, ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। ठीक है। आज हम इसके अंदर थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन है तो वो कृषि भूमि के अंदर किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। तो आईसीआर है, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि आप लैंड डिग्रेडेशन है तो उसको सही करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर सकते हो, तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये क्या है, हम पहले रिपोर्ट है, ये भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस 2021, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है। ये एक रिपोर्ट है 2021 की, है पुरानी रिपोर्ट है, इसी को ही अभी हम यूज में ले रहे हैं, सरकार ने भी यही डेटा दिया है। तो इसमें क्या है कि उनके अनुसार 6.38 लाख हेक्टेयर है यहाँ पे मरुस्थलीकरण है। और इसके अंदर फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे है महाराष्ट्र, और थर्ड पे है गुजरात। ये इनकी रैंकिंग है। ठीक है। ये आप प्री के लिए थोड़ा सा देख सकते हो, हालांकि ये डेटा वगैरह बहुत पुराना है तो शायद नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी पीआईबी के अंदर दिया है तो मे बी। ठीक है। तो ये 3 डेटा है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में देखो आईसीआर है, तो उन्होंने क्या है, मृदा स्वास्थ्य और जल संरक्षण के उपाय हैं, तो ये क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। पहली बात है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कंट्यूर कृषि होती है। कंट्यूर फार्मिंग मतलब इस तरीके से मेड़ वगैरह लगा के इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में इंटरक्रॉपिंग है, एक फसल के बीच में दूसरी फसलें वगैरह लगा के इस तरीके से। फिर फसल चक्रण है, फसल चक्रण का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन है, तो उसको एक एक बार एक फसल हो गई, दूसरी बार दूसरी फसल हो गई, ऐसे करके। फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, संरक्षण कृषि हो गया। मल्चिंग है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे नमी वगैरह है तो उसको रोक लिया जाता है, बाहर नहीं दिखाया जाता, उसको ढक दिया जाता है मिट्टी को, तो वो मल्चिंग हो गया। फिर हरित खाद है, ऐसे बहुत सारी प्रौद्योगिकी हैं, उनकी सिफारिश है ना आईसीआर ने की है। तो इनको थोड़ा सा आप, जो कीवर्ड है ये वैसे आपको पता है आइडियली, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। फिर उसके बाद देखो, लवण प्रभावित जो सोल्ट अफेक्टेड मिट्टी है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो उसके बारे में बता रखा है। जिप्सम का यूज में लो आप। फिर बायो ड्रेनेज है, ये एक टेक्नोलॉजी है तो इसका यूज में लिया जा सकता है। और सोल्ट टॉलरेंट जो फसल है उनकी किस्मों का विकास किया जाए कि ऐसी फसलों के बीज वगैरह बनाए जाएं जो सोल्ट से टॉलरेंट हो। ठीक है। तो ऐसे ये लवण प्रभावित
मिट्टी का प्रबंधन हो गया। फिर मृदा परीक्षण आपको पता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह ये सब तो होते ही हैं। फिर उसके बाद में भी है ना, इसने कुछ जीएफआर और एसटीसीआर है, ये आधारित अनुसंधान वगैरह विकसित किए हैं। तो ये आईसीआर की एक टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये आप देख सकते हो। फिर जल संरक्षण है। जल संरक्षण के लिए देखो चेक डैम हो गया, समोच्च ट्रेंच हो गए, खेत और सामुदायिक तालाब हैं तो उनके माध्यम से एकीकृत वाटरशेड प्रोग्राम हो गया। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर जलवायु अनुकूलन कृषि, उसके अंदर राष्ट्रीय नवाचार, देखो एनआईसीआर है, ये 2011 के अंदर शायद है ना ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। जो क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर है, उसके अंदर नेशनल लेवल पे कौन कौन से नवाचार वगैरह किए जाएं तो उनके बारे में है। इसके अंदर क्या है कि 651 जिले हैं इस परियोजना के अंदर ना शामिल हैं, और यहाँ पे ये परियोजना लागू की जा रही है। और इसमें क्या है कि संवेदनशीलता आकलन वगैरह या फिर आकस्मिक योजनाएं वगैरह ऐसे भी और है ना दूसरी चीजें की जा रही हैं। कि संवेदनशीलता का आकलन है कि ये जिले हैं तो यहाँ पे क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन है वो ज्यादा हो रखी है, तो इसमें 310 जिले हैं, उनको है ना बहुत ज्यादा संवेदनशील माना गया है। और 201 है वो तो बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये हो गया उच्च, और 109 है बहुत ज्यादा संवेदनशील, तो 109, ठीक है। उसके बाद में आकस्मिकता योजनाएं वगैरह हैं, जैसे मतलब जिला कृषि आकस्मिक योजना डीएसीपी, ये तैयार की जाती है हर एक जिला स्तर पे, जैसे मौसम के आधार पे है ना उनकी बंजर भूमियां कहाँ कहाँ पे है, तो उनके लिए प्लानिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो मौसम की असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्लानिंग वगैरह अलग अलग जगह पे की जाती है, जिला लेवल पे होती है। फिर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है कि डायरेक्ट सीडेड राइस वगैरह ये सब है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। अब देखो बीज और किस्में है तो इनका भी विकास किया जाए, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। ऊपर वाले कीवर्ड थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसी के लिए मैंने डाला है। उसके अलावा देखो कि इसके अंदर योजनाएं वगैरह बता रखी हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, एक तो ये स्कीम है कि सरकार क्या क्या कर रही है, सरकारी प्रयास क्या क्या है, तो वो एक साथ में इसके अंदर दे रखे हैं, तो इसके लिए भी मैंने डाला था इसको। देखो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ड्रिप और स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जाए। फिर उसके बाद में सॉइल हेल्थ कार्ड है या फर्टिलिटी स्कीम है, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। फिर जैविक और प्राकृतिक खेती है, ठीक है, ZBNF वगैरह हो गए, ये सब हो गए। तो परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है, ये सब आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में फसल विविधीकरण है, तो जैसे दलहन है उसकी आत्मनिर्भरता मिशन चल रहा है। फिर ना ऑयल सीड और ऑयल पाम के बारे में हमने देखा था, तो वो चल रहा है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा या पोषण मिशन है, ये सब है। पोषण 2.0 है, पोषण ट्रैकर है, ऐसे बहुत सारी स्कीम है वो चल रही है। फिर बीमा कवर है, बीमा कवर फसल बीमा योजना हो गया। फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये अलग से चल रही है, ठीक है। फिर वाटरशेड प्रोग्राम है, तो ड्रेनेज वगैरह, ये मतलब मृदा है और जल है, इन दोनों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए उनके बारे में ये स्कीम है, ये सारी एक साथ में दे रखी है। अब निष्कर्ष के अंदर आप थोड़ा सा लिख सकते हो। देखो ये डेटा है, जैसे इसका है ना 2014-15 से आप कंपेयर करके यदि दिखाते हो तो भी ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप दिखाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कि 2014-15 के अंदर 10 साल के अंदर यदि आप दिखाना चाहें तो वैसे आप दिखा सकते हो कि पिछले 10 साल के अंदर ऐसा है कि 252 मिलियन टन, यदि कोई खाद्यान्न से या फिर बागवानी से इस तरीके से यदि एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन आता है तो मेंस के अंदर, तो आप ये दोनों डेटा लिख सकते हो। कि ये 350 लिखो, इसको 357 लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली ये लिख रहे हो तो अच्छी चीज है, लेकिन है ना फिर भी 350 लगभग ऐसे लिख सकते हो आप। और ये 370 है, कि मतलब 280 से 370 पहुंच गए और 252 से 360 पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये आप डेटा लिख सकते हो बेंच के अंदर। तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल है, कंप्लीट है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये एमएसएमई एक्ट है, उसके अंदर संशोधन किया गया है और उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो देखो एमएसएमई आपको पता है कि मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं। तो हमने क्या है कि एमएसएमई अधिनियम था, तो उसके अंदर क्या है कि एक 2025 के अंदर चेंज किया गया था। उसके बारे में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, इस आधार पे उनकी परिभाषा को चेंज किया गया था। इन्वेस्टमेंट था तो 2.5 करोड़, 125 करोड़ और 125 करोड़ इस तरीके से था, और 10, 100 और 500 करोड़, ये टर्नओवर के आधार पे इस तरीके से एमएसएमई को बांटा हुआ था। ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो इसमें अभी क्या है कि एक मतलब ड्रास्टिक चेंज किया गया है 2006 के बाद में, एक बड़ा चेंज है वो 20 साल बाद में ऐसा किया गया है कि अभी 40 करोड़। देखो इसके अंदर तो बहुत सारी हैं कि जैसे ईज ऑफ डूइंग वगैरह के लिए, या फिर ना लेट पेमेंट वगैरह होता है एमएसएमई को, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर किया गया है। आर्बिट्रेशन हो गया या कॉन्सलेशन हो गया, ये सब है ना चेंज किए गए हैं। तो लेकिन क्या है कि पहले हम देख लेते हैं कि एमएसएमई है तो शुरुआत यदि आपको करनी हो तो ये क्या है कि मतलब आंसर की शुरुआत करनी हो तो उस टाइम पे 40 करोड़ से ज्यादा है ना इसके अंदर जो लोग हैं तो रोजगार पाते हैं एमएसएमई के अंदर। और उद्यम पोर्टल है, उसके ऊपर उद्यमों का रजिस्ट्रेशन है तो वो लगभग 9 करोड़ से ऊपर हो चुका है, ठीक है। 9 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है उनका उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का, मतलब बहुत सारे लोग आ चुके हैं एमएसएमई। फिर उसके बाद में देखो इसकी आवश्यकता वगैरह क्यों है, क्योंकि मतलब अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या फिर ना कानूनी जरूरतें वगैरह इस तरीके से चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए इसको बदलाव किया जा रहा है, या कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए। अब संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मतलब ईज ऑफ डूइंग हो गया,
या फिर कुछ चीजें थी, तो क्या है कि एमएसएमई है ना, उनको यदि कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उनको क्रिमिनल तरीके से ऐसे माना जाता था। उसको डीक्रिमिनलाइज तरीके से कर दिया कि जुर्माना है तो वो बहुत बार यदि आप कर रहे हो, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तभी आपको है ना जुर्माना वगैरह देना होगा। उसके बाद उसकी बाद में जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे पहले सॉरी। तो विलंबित भुगतान वगैरह, यदि डिलेड पेमेंट वगैरह मिल रहा है, ये सारी समस्याएं चल रही थी। तो इसके लिए इसको एक्ट के अंदर ना संशोधन लाया गया था। और ये क्या है, विधानसभा के अंदर और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर आ चुका है, मतलब पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की है तो सिफारिश होगी तो उसके बाद में हो ही जाएगा, तो लगभग ये कंफर्म ही है। फिर अब देखो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, पहला है कि निवेश, निवेश और टर्नओवर, इनको क्या है कि दोहरे मानदंड को कानूनी रूप से शामिल कर लिया है। कि पहले क्या होता था कि जैसे इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बताया था, और टर्नओवर था। जैसे ये स्मॉल के लिए है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए 2.5 करोड़, और टर्नओवर है तो वो 10 करोड़, ठीक है, यही था। तो अब क्या है कि इन दोनों को शामिल साथ में कर लिया गया है। कि मतलब इन्वेस्टमेंट है यदि 2.5 करोड़ है तो इतना ही, यदि उसका इससे नीचे हो रहा है, और टर्नओवर है ये भी है ना 10 करोड़ से नीचे है, तभी आपको इसके अंदर स्मॉल के अंदर शामिल किया जाएगा, वरना आप मीडियम के अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, उसको एमएसएमई के लिए एक डिजिटल निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण, मतलब उद्यम पंजीकरण पोर्टल है तो उसको उस पे क्या है कि स्थायी दर्जा वगैरह दे दिया गया है। और उसके अंदर जितने भी एमएसएमई है तो वो निशुल्क तरीके से हमेशा इसके अंदर वो पंजीकरण वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑनलाइन विवाद, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो वो टाइमली करने के लिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसकी व्यवस्था की है। अब क्या है कि 50% भुगतान का आदेश भी दिया गया है। यदि कोई मध्यस्थता वगैरह ऐसे चल रही है, कॉन्सलेशन चल रही है, आर्बिट्रेशन चल रही है, उसके बीच में यदि 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है तो एमएसएमई को भुगतान यदि नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या है 50% पहले ही दिया जाएगा। क्योंकि लंबे लंबे टाइम तक केसेस वगैरह आपको पता है चलते रहते हैं। तो एमएसएमई उस टाइम पे ऋण की समस्याओं से ग्रसित है, पैसा नहीं मिल रहा है, उनका उत्पादन वगैरह रुक जाता है, तो उसको 50% भुगतान है वो उसी टाइम पे कर दिया जाएगा। एक तो ये है। फिर उसके बाद में टाइमलाइन है। जैसे एमएसएमई है तो ये क्या है, एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, ठीक है, या फिर कोई मध्यस्थता प्रदाता करने वाली है तो उसकी उपस्थिति से 90 दिन के अंदर है ना उसको कॉन्सिलेशन की पूरी करनी होगी प्रक्रिया। कॉन्सिलेशन देखो सबसे पहले आता है, मध्यस्थता आती है, फिर उसके बाद में आर्बिट्रेशन आता है। कॉन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि दो लोग हैं बैठ के आपस में बातचीत करके और उसको सुलझा लेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन है तो उसके अंदर क्या है, थर्ड पार्टी भी आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, और उसका जो डिसीजन होगा वो मानना ही पड़ेगा, वो आर्बिट्रेशन होता है। तो यदि कॉन्सिलेशन वो पहली स्टेप है तो उसको 90 दिन के अंदर पूरा करना होगा। और मध्यस्थता विफल हो गई है तो 30 दिनों के अंदर मामला है ना उसके अगले पोर्शन मतलब आर्बिट्रेशन के अंदर जाएगा, और आर्बिट्रेशन के अंदर भेजना होगा। और दलीलें पूरी होने के 90 दिन तक, 90 दिन के बाद में उनको है ना अंतिम निर्णय देना होगा। ये थोड़ा सा ये है कि 90 दिन है ये, फिर उसके बाद में 30 दिन, और फिर टोटल 90 दिन हो गए ये बाद में, ठीक है, कि इसके बाद में 90 दिन और हो गए। ये तो मीडिएशन हो गया और ये आर्बिट्रेशन हो गया, ये कॉन्सलेशन मानो आप, ठीक है, ये आर्बिट्रेशन के लिए है। फिर 30 दिनों के अंदर है ना आर्बिट्रेशन में भेजना होगा, यहाँ से यहाँ पे आर्बिट्रेशन में भेजने के लिए ना 30 दिन और मिलेंगे। तो ये बहुत सारे पेज हैं, इनको थोड़ा ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लिया तो ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो बकाया राशि की वसूली, यदि कोई एमएसएमई वगैरह ये है तो उसकी बकाया राशि है तो उसकी वसूली करनी होगी। तो ये एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू की तरह माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी जब्ती वगैरह, कुर्की वगैरह ये सब की जा सकेगी कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए इसको इसके अंदर डाल दिया है। और देखो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सीपीएसई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होती हैं, तो उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है ये, कि उनकी खरीद वगैरह है तो यहाँ से आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है तो यहीं से ही करोगे। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं वैसे। तो अभी क्या है, अनिवार्य कर दिया है, और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करना होगा। तो उससे क्या है कि एमएसएमई है तो उनको थोड़ा ऋण की भुगतान वगैरह और वो सब है ना, वो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, उनको पैसा टाइमली मिलता रहेगा। फिर राज्यों को लचीलापन, ठीक है, जैसे एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर है उसकी संरचना का तर्क संगत बना दिया उसको। और एक से अधिक एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर है वो स्थापित, राज्य सरकारें हैं तो अपने राज्य के अंदर बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर हैं वो स्थापित कर सकती हैं, इसके लिए उनको सहूलियत दे दी राज्यों को। और अपराधीकरण है, डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, जैसे जेल वगैरह, जुर्माना वगैरह, उनको ना थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और इसके अंदर कुछ अच्छा आएगा तो उस टाइम पे हम अच्छे से देखेंगे इसको। अभी ये ऊपर ऊपर से ही इस जो पीआईबी का जो प्रेस रिलीज थी उसके अंदर ऐसे ही दे रखा था, तो मैंने वैसे का वैसा ही उठा लिया है इसको। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है बॉस स्कैम के बारे में। देखो बॉस स्कैम है, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास में 4-5 दिन पहले ही शायद एक जिप फाइल टाइप में ऐसे कुछ आई, और उसके ऊपर लिखा हुआ था आरटीओ, मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं तो उनके लिए आरटीओ होता है। तो आरटीओ की तरफ से
मेरे पास में एक वो जिप फाइल आई, और जिप फाइल को मैंने खोला नहीं। यदि मैं खोल लेता तो उसके अंदर क्या हुआ कि जिन जिन लोगों ने उस फाइल को खोला था, तो उनके जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनके सबके पास में वो जिप फाइल चली गई, और उनकी खुद की जो डीपी थी, उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी, व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ मैं, तो व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो भी चेंज हो गई। वो भी है ना आरटीओ या फिर जैसे आरबीआई या फिर कैसे भी है ना अलग अलग जिप टाइप आती हैं। तो इस तरीके से ये हैकिंग टाइप करना चाहते हैं। और ये बॉस स्कैम होता है कि कंपनी के जो बॉस होते हैं, तो उनके जो जो मतलब व्हाट्सएप वगैरह है तो उनको हैक कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद में उनकी कंपनी के जो सारी चीज़ें हैं, सारे लोग हैं, उनके पास में भेज दिया जाता है। शायद कोई सरपंच वगैरह थे तो उनके पास से मेरे पास में आई थी, उनके देखो सारे कॉन्टेक्ट जितने भी थे, तो उनके पास में मतलब सबके पास में है ना वो जिप फाइल पहुंच गई। और फिर मेरे जो, यदि मैं उसको डाउनलोड करता तो मेरे जितने कॉन्टेक्ट थे सबके पास में वो पहुंच जाती। ये एक मतलब बहुत ही लंबे तौर, मतलब एक के बाद में एक ये चेन रिएक्शन टाइप में चलने वाली चीज थी। तो ये बॉस स्कैम है, इसके प्रति है ना सरकार ने अभी आगाह किया है कि व्हाट्सएप अकाउंट है ये सब है ना हैक हो रहे हैं अभी। ठीक है, हालांकि उसको रिकवर वगैरह ऐसे किया जा रहा है, सरकार ये भी कह रही है। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा बता रखा है कि जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, या फिर कंपनी के निदेशक, सीएफओ, कॉर्पोरेट वित्त टीमें, ये सब है, ये लोग हैं। तो इनके जो अकाउंट है वो हैक हो रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली, मोडस ऑपरेंडी क्या है इसका, कि ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब जिप फाइल टाइप में ऐसे भेजी जाती है, और एमसीए आरबीआई है तो ये मिलके है ना, इसके ट्रोजन मॉलवेयर है तो ये इंस्टॉल हो जाता है, और व्हाट्सएप वेब की सेशन पे वो लगभग मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया है। यदि आपको पूछा जाए कि बॉस स्कैम क्या है, तो उसके बारे में आना थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया है कि जो ऊपर के लेवल के हैं, और उनको क्या है नीचे वाले लेवल वाले जो लोग हैं, जो मतलब बॉस वगैरह हैं, तो वो सीएफओ वगैरह हो गए, तो वो नीचे जो अपनी टीम वगैरह है, तो उनके पास में उनको व्हाट्सएप मैसेज अपने आप ही चले जाते हैं, और उससे क्या है कि उनको वापस पैसा भेजना है, कुछ भी ऐसे मांगने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये बॉस स्कैम हो गया। वित्त कर्मचारी को तत्काल फर्जी बैंकों में है ना धनराशि ट्रांसफर करने का निर्देश वगैरह ऐसे दिया जाता है, उनका अकाउंट हैक हो जाना ये है। ठीक है, तो अब क्या है, आई4सी है, तो उसके निवारक उपाय वगैरह ये कुछ बता रखे हैं कि हमने ये चीज़ें की है, मेलवेयर को ऐसे किया है, आई4सी ऐसे कर रहा है, तो वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। तो एक तो जिप फाइल है या ईएक्सी फाइल है, इस तरीके से फाइलें होती हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, और देख लो इंग्लिश के अंदर कोई काम का नहीं है वैसे, ये मैंने मतलब जितना बताया उतना ही काम का है। ठीक है, फिर अगला है भारत में अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना। ये क्या है, FAIR, फेयर परियोजना है, इसकी फुल फॉर्म है फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च। ये क्या है, जर्मनी के अंदर एक रिसर्च चल रहा है, और उसके अंदर इंडिया है वो भागीदारी दिखा रहा है, और इंडिया ने क्या है कि अभी एक उपकरण वगैरह विकसित किए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है इसमें। तो पहली बात तो है ये फेयर है, ये परियोजना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एंटी प्रोटॉन है, मतलब ऐसे मान लो कि ब्रह्मांडीय रिसर्च वगैरह इस तरीके से करने के लिए ना एक परियोजना है, उसके अंदर भारत भागीदार है, और उसका संस्थापक सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है, फिर 2010 के अंदर ये आया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्मनी के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जर्मनी के अंदर है। ठीक है, जैसे मतलब बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई, ये सारी चीजें रिसर्च वगैरह की जा रही हैं, तो बहुत सारे देश हैं तो वो मिलके एक साथ में काम कर रहे हैं, जर्मनी के अंदर एक रिसर्च सेंटर टाइप में बनाया है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर कौन कौन से भागीदार लोग हैं, एक तो डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, और परमाणु ऊर्जा विभाग है, ये दो लोग हैं, और उसके बाद में जो नोडल एजेंसी टाइप में होती है वो है बोस इंस्टीट्यूट, ये डीएसटी के अंदर ही आता है वैसे। ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट है, ये कोलकाता के अंदर है, तो ये नोडल संस्थान हो गया। फिर उसके बाद में इंडिया ने क्या किया है, देखो एक बीम कैचर है, ये बीम कैचर नाम का उपकरण है, तो इसकी आपूर्ति है वो भारत कर रहा है। बीम कैचर मतलब ये है कि कोई रेडिएशन वगैरह है तो उनको कैच करना, या फिर वो बाहर नहीं जाए, उसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, यदि वहां से कुछ बीम वगैरह निकल रही है तो उसको कैच करने वाला एक कुछ बनाया है। तो उसके बारे में ये बता रखा है। देखो ऊपर का जो चीज़ थी वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये 2 पेज हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं इनको काट रहा हूँ, ये कोई काम के नहीं है। अल्ट्रा स्टेबल पावर कन्वर्टर वगैरह ये वैसे तो इंडिया ने क्या क्या किया है वो ऊपर ऊपर से ना स्पेशल केबल वगैरह दिए हैं, वो ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, बाकी है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना इसको। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया है, क्षमता निर्माण है, भविष्य की तैयारी है, जैसे क्या है कि देखो सर्न है, लीगो ऑब्जर्वेटरी टाइप में ऐसे है ना, इनके सब साथ में हम वैश्विक जो योगदान वगैरह होता है, कोलेब्रेशन होता है, इसके अंदर हेल्प मिल रही है ना। अब देखो महिला सुरक्षा के लिए या पुनर्वास के लिए, सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी स्कीम वगैरह चल रही है वो एक साथ में दे रखी थी, वो मैं लाया हूँ। देखो एक तो देखो संबल है, पहली बात तो आपको पता है मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति चल रहा है, तो मिशन शक्ति है तो इसके अंदर महिलाओं को सुरक्षा वगैरह देने के लिए ये मिशन शक्ति चलाया गया था, ये आपको पता है। अब इसके दो क्षेत्र हैं, एक तो संबल है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और एक है सामर्थ्य है जो महिला सशक्तिकरण के लिए है। ये संबल और सामर्थ्य है। उसके अलावा वन स्टॉप सेंटर वगैरह खोले गए हैं, महिला हेल्पलाइन है 181 ये खोली गई है। फिर उसके बाद में इनका दोनों का एकीकरण वगैरह भी किया हुआ है। फिर
किशोर न्यायालय जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है तो उसके तहत जैसे प्राथमिक स्कूल वगैरह और ये सब है तो उनके प्रति है ना यदि कोई होता है तो किशोर न्यायालय बोर्ड है, तो उसके अंदर भी है ना ये सारी चीजें जाती हैं। फिर मिशन वात्सल्य है, तो ये मतलब जो बच्चों के संस्थागत और गैर संस्थागत है ना सेवाएं प्रदान करना, जैसे एडॉप्शन वगैरह करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। मिशन वात्सल्य, इसके बारे में भी हम कारा के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर पोर्टल और ट्रैकिंग, जैसे ट्रैक चाइल्ड पोर्टल है एक, तो खोया पाया ऐप है या बच्चे गुम हो जाते हैं उनके लिए। फिर मिशन वात्सल्य का पोर्टल हो गया एक। तो ये सब है ना एक साथ में जोड़ा गया है, इनको गृह मंत्रालय है, सीसीटीएनएस है, इन सबको ना एक साथ में जोड़ दिया गया है। फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, ये चल रही है, मतलब ह्यूमन की जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है तो वो नहीं होगी यहाँ पे। फिर क्राइम मल्टी एजेंसी, अलग अलग जो क्राइम है तो उनकी मल्टी एजेंसी एक साथ में आएंगी, मतलब क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उनके लिए अलग अलग जो एजेंसीज हैं तो वो एक साथ में आएंगी, तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर वगैरह बनाएगा, इसका नाम है क्राइम एक्ट। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्राइम एक्ट क्या है, ठीक है। फिर सीसीटीएनएस है, आईटीएसएसओ है, तो ये मतलब जो पुलिस स्टेशन वगैरह है तो इनको जोड़ने के लिए तो सीसीटीएनएस होता है। और ये यौन उत्पीड़न के मामले हैं, उनकी जांच वगैरह टाइमली हो सके, मतलब 2 महीने के अंदर ही हो सके, तो उसके लिए क्या है, आईटीएसएसओ है, ये है। फिर ईआरएस 112, ये कोई नंबर वगैरह है या ऐप वगैरह है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक साथ में दे रखी थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश के अंदर है, देख लेना आप, वैसे कोई अंतर वाली बात नहीं थी। अब देखो ये पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है, और ये है भारतीय न्यायपालिका है और उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, तो उसके बारे में है कि डिजिटलीकरण है तो क्या क्या चीज़ें है ना डिजिटल हो रही हैं, उसके बारे में है, तो देख लेते हैं हम। देखो पहली बात है कि ये चर्चा में क्यों है, देखो ई कोर्ट वगैरह आप देख रहे हो कि ये जैसे रील वगैरह भी आती हैं, तो उसके अंदर क्या आप देखते हो कि जो जज हैं तो वो किसी भी जो अधिकारी वगैरह है तो उसको भी डांट रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हम देखने को मिलता है। तो न्यायपालिका का जो डिजिटल रूपांतरण है वो एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया है, तो इसको ना 3 चरणों में स्पेशली बांटा जाता है। कि सबसे पहले तो हमने बुनियादी ढांचा है, मतलब इंफ्रा है, उसको डेवलप किया कि वहां पे जो कंप्यूटर वगैरह लगाने कोर्ट्स के अंदर, ये सब है ना शुरुआत में इंफ्रा किया। फिर उसके बाद में सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक है ना कुछ सेवाएं वगैरह होती हैं वो हमने शुरू की, कि नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं वगैरह देना, वो सब टेली लॉ वगैरह हो गए या ये सब हो गए। तो ये सबसे बाद सेकंड चरण के अंदर ये काम किया गया, ये फर्स्ट चरण के अंदर है। फिर उसके बाद में ये 3 चरणों के अंदर इसके अंदर बांट के बताया हुआ है, यदि आपको मेंस के अंदर पूछा जाता है तो ये एक ऐसे डायग्राम टाइप में ना यदि आप बना के चलते हो तो अच्छा लगेगा। फिर थर्ड चरण है, तो इसमें क्या है कि जैसे मशीन लर्निंग हो गया या फिर एआई हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये इन चीजों को जोड़ा गया, तो ये थर्ड स्टेज हो गई। तो ये 3 स्टेज हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये 3 स्टेज है, इसके अंदर इसको बांटा गया है। अब देखो ये कह रहे हैं कि 3 गुना है वो हमारा मामले वगैरह दायर करना है, तो वो सब है ना उसको निपटाने की जो तरीका है जो ऑनलाइन हमने शुरू किया है, तो उसके बाद में 3 गुना ये बढ़ चुका है। फिर उसके बाद में देखो कंप्यूटरीकरण है, तो कंप्यूटरीकरण है, अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर है। सेकंड में नागरिक केंद्रित वाला बता दिया मैंने। इसके इसमें क्या है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड वगैरह बनाना, ई फाइलिंग, ई सेवा, इस तरीके से केंद्र वगैरह हैं, ये सारे ना जोड़े गए थे। उसके बाद में तीसरा चरण है, तो उसके अंदर देखो एआई हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया, क्लाउड हो गया, तो ये सब है। उसके बाद देखो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, इसके बारे में बता रखा है थोड़ा सा, कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जिला न्यायालय है, ये तीनों है, तीनों जगह पे ही होता है। और लंबित मामला है कौन कौन से हैं तो उसको रियल टाइम पे ट्रैक करना, और यदि वो ट्रैक है ना नहीं कर रहा है या फिर वो सही से काम काम नहीं चल रहा है उनका, ट्रैक तो कर रहा है लेकिन वो टाइमली है ना वो उसको केस को नहीं सही कर पा रहे हैं, तब क्या होगा कि देरी के कारण भी है ना ये भी बताने होंगे आपको रियल टाइम में ट्रैक करके, उसके बाद में कारण भी बताएगा ये है, इनको बताना पड़ेगा। फिर मतलब ये तीनों जगह पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्टों पे, तो ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है। फिर लंबित मामले कितने हैं वो, ई फाइलिंग प्रणाली हो गई। ई फाइलिंग में क्या है कि नागरिक वकील वगैरह हैं तो ये ऑनलाइन है ना फाइल कर सकते हैं, वो सब हो गया। फिर वर्चुअल हियरिंग वगैरह, आभासी सुनवाई, आप ऑनलाइन वो देखते ही हो कि आभासी सुनवाई वगैरह ये टेलीलॉ के अंदर, इनके अंदर भी होता है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीलॉ में वो नहीं होता है, सॉरी, वो तो कंसल्टेंसी होता है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग है तो वो हम देखते हैं, रील वगैरह भी बात की थी हमने। फिर छोटे छोटे वीडियोज वगैरह आते रहते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग है तो ये हो गया। फिर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आईसीजीएस, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तो इसमें क्या है कि जो आपराधिक न्याय वगैरह है तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान, जैसे मतलब पुलिस हो गया या फिर जुडिशियल सर्विसेज हो गई या फॉरेंसिक वाले हो गए, तो वो आपस में है ना आदान प्रदान, उनको कुछ डेटा वगैरह देना लेना होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, आईसीजीएस है। फिर
ई साक्ष्य हो गया, तो डिजिटल साक्ष्य वगैरह है तो ये यहाँ पे है ना, ई साक्ष्य ऐप है तो यहाँ पे हो सकते हैं। देखो ये कुछ इनमें से पांच सात चीजें हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यदि आपके लिए क्वेश्चन आता है तो। न्याय श्रुति हो गया, न्याय श्रुति है, ये अभियुक्त है या फिर गवाह है या पुलिस है, तो ये आभासी गवाह वगैरह यदि इनको है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ में लेना है तो उस टाइम पे इसका यूज में लिया जाता है न्याय श्रुति का। फिर नेफिस है, नेफिस थोड़ा सा ये है कि रियल टाइम है ना, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह उनका जो डाटाबेस बनाया जाता है ना, वो है ये नेफिस। मतलब फिंगरप्रिंट है ना मैच करने होते हैं ये सारी चीजें, तो उस टाइम पे ना नेफिस है, ये काम आता है। इसकी फुल फॉर्म आप थोड़ा देख लेना, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये, ठीक है, तो बायोमेट्रिक डेटाबेस है ये। फिर NSTEP, ये एक बेलिफ द्वारा एक संस्था नाम है संस्था का, तो द्वारा समन और नोटिसों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह करना, कि मतलब समन यहाँ पे दिया गया है, उसको है ना पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप पे उसने रिसीव वगैरह कर लेते हैं, वो सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, तो ये NSTP है। फिर नागरिक सुविधा के लिए ई सेवा हो गया, AI मशीन लर्निंग का यूज में लिया जा रहा है। एक लेगरा है, LEGRRA, लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस असिस्टेंट है ये। तो ये क्या है कि जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं तो उनको ऐसे बताता रहता है कि इस केस के अंदर ये वाली चीज थी। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं पहले, लेगरा के बारे में, कि न्यायाधीश हैं तो उनको है ना शोध वगैरह और ये मतलब उनको बताता रहता है, चैटबॉट टाइप में है ये, ठीक है, तो दस्तावेज विश्लेषण वगैरह करने में हेल्प करता है ये। और बहुभाषी अनुवाद वगैरह करने के लिए भी है ना, इस ESCS ये पोर्टल है, तो ये अलग अलग भाषाओं के अंदर है ना सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्डिक्ट वगैरह है उनको चेंज करके अलग अलग भाषाओं में देता रहता है, ठीक है, कितनी 18 भारतीय भाषाओं के अंदर है। अब देखो, अब छोटे छोटे आर्टिकल हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो अब क्या है कि एक इको एजुकेशन हब है, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। इको एजुकेशन हब, कि मतलब एनवायरनमेंट है और एजुकेशन है, ये दोनों चीजें साथ में मिलेंगी, और एक हब टाइप में बना दिया गया, एक म्यूजियम टाइप में बना गया कि उनके संरक्षण वगैरह के भी प्रयास किए जाएंगे। जैसे मान लो कि प्राचीन कोई पेड़ वगैरह है तो उनका ना संरक्षण किया जाएगा, और वहाँ पे विजिट वगैरह यदि किया जाता है तो आपको जैसे रिसर्चर्स वगैरह हो गए या फिर कोई स्टूडेंट वगैरह हो गए, वहाँ पे जाके इको एजुकेशन हब है, वहाँ पे जाके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एजुकेशन हब है ये, इसका बस इतना याद रखना है, इको एजुकेशन हब क्या है वो मैंने थोड़ा सा बताया, और लखनऊ के अंदर है ये मैंने बताया। अब देखो, इसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम। इको एजुकेशन हब है, इसका हिंदी में नाम है प्रकृति ज्ञान धाम, ये है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह, ये विरासत का अनूठा है ना एक समन्वय है, कि मतलब साइंस वाले भी होंगे, एजुकेशन भी है, पर्यावरण भी है, और जैव विविधता भी है, ये सब हो गया। तो जीवन संग्रहालय टाइप में होगा ये, इको एजुकेशन हब है। तो इसकी इस विशेषताएं क्या है, एक तो पावन पथ है, प्लांट एंड एसोसिएटेड वेजिटेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, पवन है ये, ठीक है, ये पवन है, पावन नहीं है शायद, ये जो भी है। तो ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की नेटवर्क है ये, कि मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थल है तो उनका नेटवर्क वगैरह इस तरीके से बनाया गया है, और वहां पे वनस्पतियों का ना प्रदर्शित किया जाएगा। अब भारतीय विरासत उद्यान है, प्रमुख वृक्ष वगैरह देखो, जैसे फतेहपुर का 52 इमली वृक्ष है, ऐसे मतलब इनके दे रखे हैं कि महात्मा गांधी ने वहां पे पेड़ लगाया था, तो उसका भी है ना संग्रहालय वगैरह है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है ना हब के ऊपर दिखाए जाएंगे। उसके अलावा विभय इनक्लेव है, यहाँ पे दुर्लभ और जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो पौधों की प्रजातियां हैं, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। भैरव एनक्लेव है, इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, कि जैसे स्टेट जो पौधे वगैरह होते हैं, जैसे राजस्थान का खेजड़ी वगैरह है तो दूसरी जगह की अलग अलग होते हैं, तो ये राज्य पौधे हैं तो उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है अलग अलग, इसी के अंदर है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं एजुकेशन हब के अंदर ही, ठीक है। बैम्बू स्टीयम है, कि बैम्बू की अलग अलग प्रजाति है तो उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। और विज्ञान से समाज तक जुड़ाव वगैरह ये होगा इससे। तो बस ऊपर ऊपर से हमने देख लिया इको एजुकेशन हब है, आपको पूछा क्या जाएगा कि ये क्या है, रिलेटेड किससे है, ये पूछा जा सकता है, और कहाँ पे ये पूछा जा सकता है। फिर ये इंग्लिश में है। अब देखो अगला है कि ब्रिक्स का भोपाल घोषणा पत्र है, ये अपनाया गया है। देखो ब्रिक्स की तीन चार न्यूज़ें आज है ना, मैंने देखा था कि 2-3 दिनों के अंदर ये ब्रिक्स की तीन चार न्यूज़ें हैं वो आ रखी हैं। सॉरी। भोपाल घोषणा पत्र है तो उसको अपनाया गया है, तो ब्रिक्स की बहुत सारी न्यूज़ थी, तो इसके अंदर भोपाल घोषणा पत्र है, तो ये किससे रिलेटेड है, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे जैसे पहले तो देखो बता रखा है कि ना इसके अंदर इतने देश शामिल हैं, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन है भागीदार देश है ना, ये 4 देश हैं वो अलग से शामिल हुए थे। फिर
रचनात्मक अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि भोपाल घोषणा पत्र है तो उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। एक तो देखो इसके अंदर क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। देखो इतना डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लो, नोट्स के अंदर भी नहीं उतारने की जरूरत, मुझे नहीं लगता है ये। बस ये भोपाल घोषणा पत्र है, संस्कृति मंत्रालय का है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डिजिटल बाजार वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह है, इसके बारे में बता रखा है। संस्कृति संपदा की वापसी वगैरह है, कि मतलब बाहर से यदि बाहर हमारी जैसे मतलब चोल काल की कुछ प्रतिमाएं वगैरह या फिर ऐसी कुछ हैं तो चली जाती हैं, तो उनको वापस लेके आना, ये ब्रिक्स वाली जो कंट्रीज हैं वहाँ वहाँ के लोगों के पास में पहुंच जाती है। तो सांस्कृतिक संपदा है तो उसकी वापसी वगैरह करवाना, या फिर एआई का कॉपीराइट वगैरह इस तरीके से लगाना, जो मतलब हमारी जो संस्कृति की पहचान है तो उनके लिए स्पेशली। फिर विरासत संरक्षण है तो उसके बारे में है। तो मतलब इसके अंदर क्या है कि जो विरासतों का संरक्षण वगैरह किया जाए या फिर एक रिपोजिटरी टाइप में बनाई जाए, ये सारी चीजें ना इसके अंदर दे रखी हैं। और देखो ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के अलग अलग छोटे छोटे कॉन्क्लेव वगैरह अलग अलग, कभी जयपुर में हो रहा है कभी कहीं हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा है ना हमें मतलब इसको इग्नोर वगैरह करके एक बार चलो, जिस टाइम पे एक साथ में चीजें आएंगी उस टाइम पे हम है ना एक साथ में कर लेंगे, चाहे कहीं से मैगजीन से करने हो चाहे कहीं से भी करने हो, ठीक है, तो हम कर लेंगे इसको। अब देखो अगला ये आर्टिकल है, इसकी हेडिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको, ये यूपीआई के बारे में था। और यूपीआई के बारे में देखो हम पहले भी कर चुके हैं कि यूपीआई वगैरह क्या था, अभी भ्रम वगैरह कुछ हो रहे थे कि हम अब यूपीआई पे भी पेमेंट वगैरह मतलब कुछ चार्जेस वगैरह करेंगे, उसको खत्म कर दिया है सरकार ने। लेकिन सरकार कह रही है कि एमडी मर्चेंट डिस्काउंट रेट है तो उस पर हम थोड़ा सा लगा सकते हैं, तो हमारे काम का नहीं है। मैंने इसको क्यों लिया है, यूपीआई 11 बाहरी देशों के अंदर सक्रिय है, इसके लिए लिया है। देखो पहले 9 बता रहे थे, फिर उसके बाद में 10वां हमने देखा ग्रीस के बारे में, और ये 11वां कौन सा था, शायद ये मालदीव था क्या, मालदीव था शायद, या मॉरिशस था, मालदीव ही था जहां तक। तो उसके बारे में भी, उसमें भी है ना, उसको भी ऐड कर दिया, आज 11 बता रहे हैं ये। देखते हैं अगली बार कितना बताते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बने रहना है, हम देखते रहेंगे वो तो। और एक बार क्वेश्चन आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार यही आएगा, इतना लोड मत लो आप। फिर आगे देखो ट्रेड कनेक्ट है, एक ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है। देखो आज ये आर्टिकल था सोर्स फ्रॉम इंडिया फीचर, सोर्स फ्रॉम इंडिया है, ये एक प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, तो इसके बारे में है कि निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए इन सब के लिए है। लेकिन इसमें क्या है कि ट्रेड कनेक्ट है, ये ई प्लेटफॉर्म है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो कि नोडल एजेंसी है इसकी कौन सी है, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और ये क्या है, सोर्स फ्रॉम इंडिया फीचर है, तो इसमें क्या है कि जैसे सीधे जोड़ने वाला एक आधिकारिक डिजिटल मार्केट प्लेस है ये। विदेशी जो खरीदार होंगे और भारत के निर्यातक होंगे, उन दोनों को जोड़ने का काम है ना ये करेगा कौन सा, सोर्स फ्रॉम इंडिया है ये ये है। और इसके अंदर क्या है कि कुछ जो नए नए स्टार्टअप वगैरह जुड़ रहे हैं तो उनके लिए ना कुछ गाइडलाइन वगैरह ऐसे जारी की गई हैं, तो उसके बारे में बता रखा है इसमें कि हाल ही में जैसे डीपीआईटी है, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, तो उनको सोर्स फ्रॉम इंडिया पहले तो इसका हिस्सा बनाया गया है। डीपीआईटी ने जिन जिन स्टार्टअप को मान्यता प्राप्त प्रदान की है तो उसको है ना हिस्सा बनाया गया है कि आप है ना यहाँ से बाहर निर्यात करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। फिर स्टार्टअप उनको बैच वगैरह ये दिया जा रहा है। अब देखो उसके लिए शर्तें वगैरह ना थोड़ी सी हैं, तो यहाँ पे है ना हो सकता है कि आपको प्री के अंदर स्टेटमेंट टाइप में कुछ पूछा जाए, तो वो आप देख लेना। स्टार्टअप को अब प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मानक निर्यात प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। कि मतलब पहले तो जो प्रदर्शन वगैरह है तो उनका अच्छा होना चाहिए। फिर सॉरी, प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मानक निर्यात प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से ही स्टेटमेंट बनता है कि नहीं है की जगह है दे दिया तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये मैंने जानबूझ के बोला है, जानबूझ के नहीं बोला है, हो गया ये। हालांकि उनके पास एक सक्रिय आयात निर्यात कोड होना चाहिए, आयात निर्यात का एक कोड होना चाहिए उनके, उसके बाद में ना ये कर सकते हैं, स्टार्टअप है वो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्टार्टअप को अस्वीकृत इकाई सूची डीईएल, डिनाइड एंटिटी लिस्ट है, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कि मतलब वो प्री के अंदर देखो इसमें घुमा के ना पर्सन पूछ सकता है, ये तो एक तो नई वाला है और एक ये वाला, ये दो स्टेटमेंट है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। लास्ट वाले में मैं वैसे भी ज्यादा नहीं समझा था। देखो एक पहले था कि दलन और तिलन वाला था, तो उसके अंदर है ना मैंने आपको बताया था कि दलन और तिलन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें है ना ऐड की हैं। देखो एक तो रिवीजन वाली है, उसमें ही ऐड करना है आपको, नया नहीं लिखना है उसके अंदर। 2022-23 है, उसके अंदर 39 मिलियन है, ये हम देख चुके हैं। 69.7 बिलियन है, ये 2030-31 तक का टारगेट है, ये हम देख चुके हैं किसके अंदर, तिलन के अंदर, ठीक है। अब दलहन के अंदर क्या है, देखो दलहन के लिए सरकार क्या कर रही है, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चल रहा है एक तो, ठीक है। फिर 242 लाख टन से बढ़ा के ना 350 लाख टन है, ये उत्पादन है ना 2030-31 तक करना है, ये एक लक्ष्य है, ठीक। ये भी हमने देखा हुआ है, शायद ये 350 लाख वाला भी देख रखा है हमने।
फिर उसके बाद देखो और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं वो इसके अंदर बता रखे हैं। क्लस्टर वगैरह बनाना, एफपीओ वगैरह बनाना, बीजों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सीड बैंक वगैरह बना रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। सीड हब हो गया, फिर पीएम आशा है तो उसके तहत क्या किया जा रहा है, तो ये तो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ओएस है, ऑयल सीड के लिए ये सारी स्कीम, ये वाली यहाँ तक। और ये नीचे है, नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नीचे है, ये दलहन वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला दलहन के लिए छोटी छोटी चीजें बता रखी हैं, उसको आप देखना चाहो तो देख देख लेना। बाकी मैंने ऐसे ही दिया है जो मैंने बता दिया आपको। अब देखो लद्दाख के अंदर औषधीय पौधे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। और औषधीय पौधे कौन कौन से हैं उनके बारे में, जैसे मेरे को ये हाईलाइट की हुई चीजें है ना, थोड़ी परेशान कर रही थी, तो आप इनको देख लेना। सी बकथॉर्न है, रोडियोला है। आपकी तरफ से यदि होमवर्क है आपके लिए कि इनको है ना थोड़ा थोड़ा सर्च भी करना कि ये कहाँ कहाँ पे, वैसे लेह लद्दाख के अंदर ही है, पर है ना ये किस किस काम आती है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। आर्टेमिसिया है और एकोनाइटम है, इनकी खेती है ना, इनकी अपार संभावनाएं हैं, तो इनके बारे में आप देखना है। ठीक है, ये चार चीजें हैं। आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन कौन सा इनके अंदर से औषधीय पौधा नहीं है, ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्टली आप देखो कि चार के इनके नाम दे रखे हैं आपको, और ये पीआईबी के अंदर डायरेक्टली दे रखा है, तो कुछ है ही नहीं। अब देखो ये लास्ट है, और ये क्या है, फोटो बीच के अंदर दे रखी थी, बाकी चीजें और भी चीजें थी, लेकिन इसके अंदर ये बता रखा है कि जो एससी कास्ट है तो उसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो ये 17.14% है, 17.14% है। ये लोग हैं जो एससी के अंदर रिजर्वेशन है, तो ये कह रहे हैं 15% है। और जो सरकार सरकार यदि नौकरी दे रही है रिजर्वेशन के तहत, तो वो 17.14% है। और देखो यदि आपको एससी के लिए कुछ डेटा वगैरह दिया है कि सेंसस का यूज में लिया गया था, कंडक्ट किसने किया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार है, जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है इंडिया, इन्होंने इसको रजिस्टर किया था। फिर पॉपुलेशन का डेटा वगैरह है, उसके बारे में इसने बता रखा है। और देखो प्रोविजन वगैरह बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन हमारे काम की क्या थी, सिर्फ ये वाला डेटा है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, यदि आपको मतलब ऐसे अनुसूचित जाति के बारे में थोड़ा बहुत कहीं लिखने का मौका मिले, तो ये 17.14% है। रिजर्वेशन के बाद में कुछ अच्छा पॉजिटिव लिखना हो तो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो ये एक दूसरा ये आर्टिकल था, उसके अंदर में मुझे छोटी छोटी चीज लगी, जैसे भूटान के साथ में है ना ये आर्टिकल था, तो भूटान के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं इंडिया के साथ में। संकोस चूखा, ये है पुनात सांगचू। ठीक है, तो एक तो ये है 1 और 2, और संकोच और चुका, ये इंग्लिश में आप देख सकते हो, ये चार है। ठीक है, ये भूटान है, शायद इसमें लिखा है कि नहीं लिखा पता नहीं, मैंने उतना ही काटा जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक तो ई कोर्ट वाला हो गया, फिर एमएसएमई के लिए है, एमएसएमई वाला जो अधिनियम था, और ये फेयर परियोजना है उसके बारे में है। ठीक है, और ये दो मेंस के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करना, बताना। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप बहुत कम लोग लिख रहे हो, हालांकि मैं भी अभी आज आंसर नहीं बता पाया हूँ, 2 दिन के मैं आंसर साथ में ही बता दूंगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो चीज़ों को, और नोट्स पक्का पक्का बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा आपका, नोट्स बनाने ही है।